देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। वो देश की आन बान और शान है, वो देश का गुरूर, सम्मान और अभिमान है। जी हाँ, आज हमारे साथ दंगल गर्ल बबीता फोगाट है। बहुत बहुत स्वागत है बबीता फोगाट जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया क्योंकि आपसे पहले मैंने गीता फोगाट जी का इंटरव्यू लिया था तो उन्हीं का नाम चढ़ा हुआ था। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। विवेक जी कैसे हैं? विवेक जी भी एकदम ठीक है। और घर के कामों में मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल घर के कामों में मदद करती हूँ और मैं घर का काम खुद संभालती हूँ और करती हूँ। हम सारी बातें बाद में करेंगे बबीता जी, लेकिन आपने अपनी शादी में जो लाल जोड़ा पहना था, हाँ लाल जी। जोड़ा किसने सजेस्ट किया था आपको? आपकी सिलेक्शन थी वो? नहीं, मैंने खुद ही सजेस्ट किया था और मुझे जो लहंगा मैंने प्रियंका चोपड़ा जी का देखा था तो मुझे बहुत खूबसूरत लगा। और क्योंकि हमारे हिंदू समाज के अंदर लाल जोड़े को भी शादी के अंदर पहनने को, मतलब शादी में जो भी पहनते हैं तो लाल जोड़ा ही बोलते हैं उसको। तो मुझे ये था कि लाल भी है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मतलब इतनी खूबसूरत लग सकती हूँ। कहीं ना थोड़ा कंफ्यूजन, बट जब मैंने लहंगे को, जब मैंने सब्यसाची जी से बात हुई और मैंने लाल रंग के जोड़े को अपने ऊपर लगा के देखा तो मुझे ये हो गया कि मैं रियल में खूबसूरत दिखूं। बिल्कुल, सुर्ख लाल जोड़ा था और वाकई बहुत ही जच रहा था आपके ऊपर। लेकिन जिस तरीके से आपने दुनिया को बताया कि आप विवेक जी से अब शादी करने वाली हैं, आप दोनों का विवाह होने वाला है, बड़ी शायराना अंदाज में आपने बताया था और आपने लिखा था कि अब वक्त आ गया है कि दिलवाले दुल्हनिया अपनी दुल्हन अपने साथ लेकर जाएं। क्या आपके मन में आया कि इस तरीके से आपने दुनिया वालों को बताया अपनी शादी के बारे में? क्योंकि उससे पहले बहुत कम लोगों को हमारे रिलेशन के बारे में पता था और बहुत कम लोग सिर्फ घर परिवार के या जो बहुत अच्छे दोस्त थे सिर्फ उन्हीं को पता था और ज्यादा लोगों को नहीं पता था। क्योंकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा अलग रखती हूँ। और तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं थिएटर के माध्यम से अपनी जो खुशी है लोगों के साथ शेयर करूं और सभी को बताऊं कि मैं अपना जीवन साथी चुन लिया है और उनके साथ आज मेरे माता पिता ने जाकर एक हमारे जो रिश्ते को मंजूरी दे दी। बिल्कुल, आप 1000 तक पुशअप्स लगा सकती हैं आप, क्योंकि लॉकडाउन है, ऐसे में जिम का सहारा तो है नहीं। क्या घर पे कोई सेटअप बना रखा है आपने एक्सरसाइज करने का? बिल्कुल, देखिए हर घर के अंदर मोस्टली स्टेयर होती है जिनको हम सीढ़ियां कहते हैं और सीढ़ियां सभी घर में होती है। तो मैं वो सबसे ज्यादा करती हूँ क्योंकि एक तरह से ही ट्रेडमिल भी है और साइकिलिंग दोनों का काम करती है जो हमारे घर की स्टेयर है। और पुशअप को हम घर में कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ तक कि अपने रूम के अंदर भी लगा सकते हैं अगर थोड़ी सी भी जगह अगर हमें मिल जाए तो। उठक बैठक लगाती हूँ, पुशअप लगाती हूँ, चिनअप भी लगाती हूँ, योग भी करती हूँ और व्यायाम भी, दोनों चीज मैं करती हूँ ताकि थोड़ा सा और ज्यादा फ्रेशनेस महसूस हो। और थोड़ा सा मेडिटेशन करती हूँ ताकि हम अपने काम पे फोकस कर सकें और अपने लक्ष्य के ऊपर हमेशा केंद्रित रहें। बिल्कुल। बबीता जी, अगर मैं आपके मेडल्स को गिनाने बैठूं तो फहरिस्त क्योंकि लंबी है, इसलिए 2014 का कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल और आपका 2018 का ही जिक्र करूंगी। और ऐसे में जब आपने ये गोल्ड जीता उसके बाद आपके घर वालों का रिएक्शन क्या था, खासकर गांव वालों का? क्योंकि मैं जानती हूँ ये बात बहुत अच्छी तरीके से कि आपके गांव वाले आप लोगों की कमियां ढूंढते थे, कब कमियां निकाली जाए और कब इनको बेइज्जत किया जाए। बिल्कुल, देखिए जब आप कोई भी नया काम करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका विरोध होगा ही होगा और उससे हम विचलित ना होकर अपने काम पर ज्यादा फोकस करेंगे तो वही लोग जो आपको ट्रोल करते हैं, जो लोग आपको ऐसे बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि कोसते बहुत हैं लोग कि आप ठीक नहीं कर रहे और बिना मांगी सलाह देते हैं। तो ऐसे लोगों को सबसे अच्छा जवाब देने का तरीका यही है कि हम अपने लक्ष्य को पाकर दिखाएं और अपने जो अपने लक्ष्य जो हमने बनाया है और जब तक हम उस लक्ष्य पर नहीं पहुंच जाते हमें तब तक दम नहीं लेना चाहिए और तब तक रुकना भी नहीं चाहिए, चाहे उसमें कितनी भी असफलता आए। क्योंकि हमारा जीवन का जो हिस्सा है, कोई भी लक्ष्य अगर कोई सपना लेकर हम चलते हैं तो सबसे मेन चीज है कि हम उसके ऊपर फोकस्ड रहें और लोगों की बातों पर ध्यान ना देकर अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान ज्यादा दें।
और दिन रात, क्योंकि मुझे याद है कि मैं जब भी मैं बचपन में रेसलिंग करती थी, तो हर टाइम मेरे दिमाग में सिर्फ रेसलिंग चलती थी। मैं अपने बेड के ऊपर जब सोने जाती थी, तो सबसे ज़्यादा जब मैंने इवनिंग में प्रैक्टिस की होती कहीं गलतियाँ, तो मैं बैठ के लेटे-लेटे सोचती रहती थी कि आज क्या कमी रह गई, आज हम और क्या बेटर कर सकते थे। तो ये चीज़ आपके लक्ष्य की तरफ और जल्दी आपको लेके जाती है। लेकिन बबीता जी, मेरा सवाल ये था कि जब आप गोल्ड मेडल लेके आई तो गांव वालों का रवैया आपकी तरफ क्या था, और जब आप गोल्ड बिल्कुल। मेडल लेके आई आपकी तरफ बदला या अपने परिवार की जो बेटियां थी उनकी तरफ भी उनका रवैया बदला? बिल्कुल, देखिए जब गोल्ड मेडल लेके आए, उसके बाद पूरे गांव के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और बहुत सम्मान के साथ उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम, मेरे पिता ने जो हमें एक सपना दिखाया था और उसके पीछे जो मेहनत कर रहे थे, आज वो सफल हो गया और लोग ये मानने लगे कि उन्होंने जो रास्ता चुना था वो अच्छा चुना था। लेकिन हम नहीं जानते थे कि आप इतना बड़ा सपना देख रहे हैं और आप क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को मोस्टली पता ही नहीं था कि ओलंपिक होता क्या है। और पहलवानी तो सिर्फ उन्होंने वो कहते हैं कि लड़कों के खून में देखी थी, लड़कियों के खून में नहीं देखी थी। तो उनके लिए ये थोड़ा सा ये चीज एक्सेप्ट करना और मानना थोड़ा डिफरेंट था। लेकिन टाइम के साथ जब हमारा मेडल लेके आया, तो मेरे घर वालों ने, गांव वालों ने, घर वालों के साथ साथ हम सभी चीजों हमें भी सम्मान दिया और पूरे परिवार को सम्मान दिया कि हमें पता नहीं, क्योंकि हमारे साथ बताना चाहूंगी कि 4-5 लड़कियों ने और भी रेसलिंग स्टार्ट की थी, लेकिन गांव के और लोगों के, समाज के डर से उन्होंने अपनी बेटियों को पीछे हटा लिया और उनको खेलने से मना कर दिया। लेकिन जब हम मेडल लेके आए, तो वही गांव के लोग और जो पेरेंट्स जिन्होंने अपनी बेटियों को रेसलिंग करने से मना कर दिया था, वो पछता रहे थे कि अगर हम अपनी बेटियों को भी अगर इसी तरह आगे बढ़ाते और लोगों की न सुनकर अपनी बेटियों के भविष्य के ऊपर और अपने दिल की सुनते, तो आज हमारी बेटियां भी आज मेडल लेके आ सकती। बिल्कुल बबीता जी, आपकी बात सुन के मुझे वो कहावत याद आ रही है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब समय था तब तो बेटियों को आगे बढ़ने नहीं दिया और अब बैठ के हाथ मल रहे हैं। देखिए, काफी लोग जो होते हैं वो यही सोचते हैं कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। तो इन चीजों को हमें बहुत पीछे छोड़ना, अगर हम कुछ अलग करने जा रहे हैं तो हमें खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और अपनी मेहनत करें। ठीक है, क्योंकि हम फेसबुक पे भी ये लाइव कर रहे हैं बबीता जी, मैं ये हालांकि क्वेश्चन आपसे पूछना नहीं चाहती थी, लेकिन लगातार सवाल आपके ऊपर जो एफआईआर की गई है एक समुदाय विशेष पर टिप्पणी करने के लिए, उसके ऊपर आप क्या कहेंगी? देखिए, मुझे कोई डर नहीं है और कोई मुझे खौफ नहीं है, क्योंकि मैंने जो किया है, मैंने जो बोला है, मैंने एकदम बिल्कुल ठीक बोला है। जो मेरे दिल में आए, जो मेरे दिल ने जवाब दिया, मैंने वही लिखा और जो सच है वो मैंने लिखा है। लेकिन फिर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उसमें आपको ज़ायरा वसीम का नाम नहीं घसीटना चाहिए था, इस तरह की टिप्पणियां भी आई। देखिए, ज़ायरा वसीम को जब उन्होंने अभिनय छोड़ने की उन्होंने बात कही, मैंने देखी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों के डर के कारण उन्होंने अपने अभिनय को छोड़ा है। और जो जहां तक मैं देख रही हूँ कि हमेशा लड़कियों के ऊपर ही दबाव बनाया जाता है, तो मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ कि जो दबाव में आकर अपनी जो बात कहने से मैं चुप हो जाऊं और या फिर डर कर मैं घर में बैठ जाऊं। मैं उन लड़कियों में से हूँ, क्योंकि मेरे पिता ने हमें धाकड़ बनाया है और धाकड़ ऐसे ही नहीं बनता, सिर्फ शब्दों से नहीं, हमें हमारे जीवन के अंदर हर वो चीज हमें धाकड़पना देता है जो मेरे माता पिता ने हमें सिखाया है। उन्होंने डर को हमें बहुत पीछे छोड़कर हमें स्ट्रॉन्ग बनाया है, एक लोहे की तरह। तो हम हमेशा ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए या कोई भी मुसीबत से लड़ने के लिए हम तैयार रहते हैं। चलिए, थोड़ी सी सीरियस बात ज्यादा हो गई, थोड़ी सी हल्की फुल्की बात करते हैं। जब आपको अर्जुन अवार्ड दिया गया, क्या आपको अंदाजा था, और जब आपको पता चला तो आपका रिएक्शन क्या था? और पहली बार जब आपने वर्दी पहनी थी, हालांकि आपने रिजाइन कर दिया, हम भली भांति जानते हैं, आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है, आपका रिएक्शन क्या था वो वर्दी पहनने के बाद, जब अवार्ड आपको पता था कि अर्जुन अवार्ड मिल रहा है, खेल का सर्वोच्च आपको पुरस्कार दिया जाना है, आपका रिएक्शन क्या था? देखिए, बहुत ज्यादा खुशी होती, क्योंकि जब हम कुछ अचीव करने जाते हैं तो एक चीज हमें ध्यान रखती है कि हमें सम्मानित किया जाता है, और वही सम्मान हमें और ज्यादा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है और अपने लक्ष्य की तरफ जाने के लिए एक सम्मान के रूप में फिर इच्छा ज्यादा बढ़ जाती है उस
एक जो ललक होती है अपने काम करने की, वो और ज्यादा बढ़ जाती है कि हमें और आगे बढ़ना है और बहुत से हमें ऐसे अवार्ड जीतना है। तो फिर वो खुशी का मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मुझे खुशी हुई थी, मुझे नहीं पूरे परिवार को खुशी हुई थी कि मुझे अर्जुन अवार्ड मिला था। और दूसरा एक सवाल आपने क्या किया था मुझे, एक बार वर्दी वर्दी की, हाँ। तो वर्दी की बात मैं करूँ तो बहुत गर्व महसूस होता था और एक जिम्मेवारी, ऐसे लगता कि अपने कंधों पे जो जिम्मेवारी आई है उसको हम बहुत स्ट्रॉन्ग होकर और समाज को हम अच्छे से उसको हैंडल करें, और कोई भी मुसीबत हो उसको, कोई भी समाज के अंदर अगर बदलाव लाना चाहते हैं तो अब देश की सेवा करना चाहते हैं तो ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। और आपको जिम्मेवारी मिली है अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेवारी निभाने का, और उस वर्दी का जो जिम्मेवारी है, जो फर्ज है, वो पहनने के बाद ही आपको महसूस होती है। बबीता, जब आप जिम्मेदारियों की बात करती हैं और जब क्योंकि आप पॉलिटिक्स में आ गई हैं, आपको याद होगा लगभग 1.5 साल पहले मनु भाकर ने, उस समय खेल मंत्री अनिल विज हुआ करते थे हरियाणा के, और उनसे नाराजगी जाहिर की थी कि उन्होंने जो प्रोमिसेस किए, क्योंकि हरियाणा तो अपनी खेल नीतियों के लिए ही जाना जाता है, वो प्रोमिसेस फुलफिल नहीं किए। और ऐसे में अब क्योंकि आप पॉलिटिक्स में हैं तो हरियाणा के जो तमाम खिलाड़ी, खासकर देश के तमाम खिलाड़ी और महिलाएं आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे में क्या उम्मीद करें हम कि किस तरीके से आप महिलाओं को और खेल को प्रोत्साहित करेंगे? देखिए, महिलाओं को और खेल को मैं क्योंकि मेरा जब मैं पॉलिटिक्स में आई थी तो सबसे मेन मकसद मेरा यही था कि मैं खिलाड़ी होने के नाते और महिला होने के नाते इन दोनों चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करूंगी, क्योंकि महिलाओं को आगे लेके आना और महिलाओं को सपोर्ट करना ही मेरे माता पिता ने यही सिखाया कि हमेशा लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें और समाज के अंदर जो लड़कियों की जो सोच है उसको हम बदल पाएं, और जो महिलाएं जो आगे आने से कोई किसी भी क्षेत्र में जो झिझकती हैं उनके हम झिझक को दूर करें और उनके आइकॉन होने के नाते उनको एक तरह से हम सपोर्ट करें हर चीज के अंदर, चाहे वो पॉलिटिक्स में आना चाहती हो, चाहे वो अभिनय में जाना चाहती हो, चाहे वो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहती हो, अपने अंदर उनको अपनी जो झिझक है हम उसको दूर कर सके, उनसे बातचीत करके और समाज के थ्रू लोगों को जान सके कि उनको क्या क्या समस्या है और कैसे हम दूर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप उन्हें दूर करेंगे और महिलाओं को खेल में आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद आपका। बिल्कुल। तो मैं ये कह रही थी आपसे बबीता जी, जब आप सत्यमेव जयते के सेट पर पहुंची, क्या आपको अंदाजा था कि ये सेट कहीं ना कहीं आपको सिल्वर स्क्रीन पर चमका देगा? देखिए, जब हम सत्यमेव जयते में गए थे तब तक हमें नहीं पता था कि आमिर खान जी फिल्म बनाने वाले हैं, क्योंकि उससे पहले जो डायरेक्टर है नितेश तिवारी, वो हमारे घर पे आए थे और उन्होंने हमसे बातचीत भी की थी, हमारी पूरी लाइफ की स्टोरी उन्होंने जानी और माता पिता से भी, मेरे भाई बहनों से भी और हम सब से। तब तक स्टोरी लिखी जा चुकी थी, बट ये डिसाइड नहीं हुआ था कि फिल्म कौन करने वाला है। पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लग रहा था कि शायद आमिर खान जी हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए, मूवी में दिखाया गया है कि आप लोग लड़कों की गजब पिटाई किया करती थी, रियल लाइफ में आपने कितने लड़कों की पिटाई की है? देखिए, ज्यादा तो नहीं, एक ही बार हुआ था। एक्चुअली मैं पटियाला कैंप के अंदर थी और किसी ने गाड़ी पार्क कर रखी थी और गीता, जब हम प्रैक्टिस पे गई तो गाड़ी का पार्क करने लगे तो जो ड्राइवर था वो पार्क करवा रही थी गाड़ी को, तो थोड़ी सी कहीं टच हो गई, ज्यादा नहीं, हल्की टच हुई थी, क्योंकि वही पार्क करवा रहे थे कि आने दो आने दो, और जब उसके अंदर लग गई तो बोले कि स्टॉप, आपने गाड़ी क्यों भिड़ा दी। तो उसके बाद हमने कहा कि बोले कि पैसे दो इस चीज के। तो गीता ने बोला कि ठीक है, ट्रेनिंग करके आते हैं, अभी ट्रेनिंग का टाइम हो गया है और क्लास स्टार्ट हो गई, तो उसके बाद आके देते हैं। जब हम बाहर आए ट्रेनिंग करके, प्रैक्टिस करके, क्योंकि गाड़ी में पैसे इतने थे नहीं, हॉस्टल के अंदर थे, तो हम गीता गाड़ी स्टार्ट करके जाने लगी तो बोले कि हम पैसे दो, गाड़ी आपने टच की है, गाड़ी को आपने भिड़ाया है। तो बोले कि अब कहाँ से लाऊं, अपने हॉस्टल में जाके रूम से ही तो ला के दूंगी। तो जैसे ही गीता ने गाड़ी स्टार्ट की तो उन्होंने मतलब हाथ पकड़ के उनको चाबी खोसने की कोशिश की और मैं बाहर खड़ी थी, तो मैंने भाई उनका गला पकड़ के वही 2-3 थप्पड़ लगा दिए। उसके बाद फिर वो उन्होंने मेरा भी गला पकड़ लिया था। तो फिर गीता, क्योंकि हेयर बहुत छोटे थे,
हेयर छोटे थे तो ट्रैक सूट डाला हुआ था, तो पता नहीं था कि उसको मैं लड़की हूँ। तो गीता ने उतरा कि बोला, आप भैया कैसे मेरी बहन का गला पकड़े हुए हो। तो फिर वो एकदम से सहम गए और उन्होंने गला छोड़ के एकदम से मतलब ऐसे हो गए कि पता नहीं क्या हो गया उनके साथ। और वो फिर उसके बाद कुछ जो कोचेज वगैरह थे उन्होंने समझाया बुझाया और फिर वो सब चीज ठीक नॉर्मल हो गई। अब जब आप दोनों के ऊपर फिल्म बनी है तो दंगल का कोई फेवरेट डायलॉग हो आपका जो आप बोलना चाहें, एक बार बोल के दिखा दीजिए। छोरों से कम है। नहीं 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 नहीं, इसके अलावा इसके अलावा दंगल का एक और डायलॉग, मेरी मम्मी जो कहती हैं कि तुम्हें पहलवान, जब हम मम्मी को कहते हैं कि मम्मी इस पहलवानी से पीछा छुड़ा दे, चाहे हमारे से कोई भी काम करा ले, तो उस टाइम मम्मी कहती है कि थोड़े दिन के लिए भूल जाओ कि तुम्हारी कोई माँ है। चलेगा, ये वाला बोल के दिखाइए। हाँ जी, हरियाणवी अंदाज में बोल के दिखाइए। मारी माँ बोली, मारत है दोनों बहनों है, दोनों बाना था। मेरी माँ बोली कि थोड़े दिन भूल जाओ कि तारी कोई माँ है। तो आप लोग भूल गई थी, सच में भूल गई थी? भूले तो नहीं, पर ये कि एक उम्मीद के साथ हम माँ के पास जाते हैं और कहते हैं कि पहलवानी से पीछा छुटा दे, तो माँ भी पापा के सपोर्ट में थी, तो हमारी जो उम्मीद थी वो बेकार चली गई। उसके बाद एक होता है कि थोड़ा सा निराश होके कि अब तो हमारे साथ देने वाला कोई नहीं, अब तो ये पहलवानी करनी पड़ेगी मजबूरी में। आपके पापा को बहुत श्रेय दिया जाता है और आप दोनों को भी मैंने कहते हुए सुना कि आपके पापा का बहुत बड़ा हाथ है। सब कहते हैं कि उन्हीं की मेहनत है कि आप लोग इस मुकाम पर हैं। ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या वही सख्ती अब भी करते हैं पापा, उसी तरीके से डांटते हैं या आप थोड़ी कम हो गई है? थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि थोड़े से अब तो बड़े हो गए हैं। पहले छोटे थे तो छोटों को थोड़ा समझाना मुश्किल होता है, और अब तो हमने खुद अपना लक्ष्य बना लिया है और खुद मेहनत करने लगे हैं, क्योंकि हमें भी समझ आ गया कि हम क्या कर रहे हैं। जब हमने स्टार्ट किया था तब हमें भी नहीं पता था हम क्या करने जा रहे हैं। ओलंपिक जैसा मतलब एक सपना ही था कि मतलब पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, पापा करवा रहे हैं, किस लिए करवा रहे हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों को उस टाइम ओलंपिक का पता था 2000 के अंदर, और तब तो लड़कियों के लिए तो बहुत ही मुश्किल था। और जितनी मेहनत मेरे पिता ने की है हमें आगे बढ़ाने के लिए, उतनी ही मेहनत मेरी माँ ने भी की है, क्योंकि मेरी माँ सुबह 4 बजे उठकर हमारे लिए अपनी हमारी जो भैंसें थी उनको चारा डालती थी, दूध निकालती थी, हमारा खाना तैयार करती थी, क्योंकि उसके बाद हम स्कूल में भी जाते थे, टिफिन तैयार करके हमारा भेजती थी। तो उनकी भी क्योंकि उन दोनों की मेहनत जो है वो रंग लेके आई, और आज हम यहाँ पे पहुंचे तो अपने माँ बाप की बदौलत हम पहुंचे। बिल्कुल, अपनी माँ बाप की बदौलत पहुंचे। लेकिन अपने पापा के साथ आप चीटिंग बहुत किया करती थी, अब आप बताएंगी या मैं ही बता दूं? आप भी बता दें, क्योंकि आपको भी पता, जितना पता है तो उसके अंदर अगर एक दो चीज रही तो मैं भी बता दूं। आप लोग इन्वर्टर घर में आया था सो दैट की लाइट जलाई जा सके और आप लोग प्रैक्टिस कर सके, उसमें आप लोग फ्रिज का प्लग लगा दिया करती थी। ये जरूर गीता ने बताया होगा, मुझे लगता है। जी, क्या था वो इंसिडेंट? जी, ये सच है। और यहाँ तक कि एक बार हमने क्या किया कि हमारे जो जहाँ पे मैट लगा हुआ था घर के अंदर, वहां पे जो बल्ब जिसको हम बोलते हैं तो वो लगा हुआ था। तो रात को जब हम सोए तो वो बल्ब पापा ऑफ करके सोए थे। तो हमने क्या किया, सुबह जल्दी उठ के और उस बल्ब को उतार के और फका दिया कि थोड़ा रेस्ट मिलेगा, क्योंकि गांव में लाइट बहुत कम होती है, तो इसलिए। तो पापा सुबह 5 बजे जब हम ट्रेनिंग पे गए तो लाइट जलाने की कोशिश की। हम बोले कि लाइट जल ही नहीं रही पापा, पता नहीं क्या हुआ। बोले कि लाइट रात को तो मैं बंद करके सोया था, ये लाइट बल्ब फूज हो गया। देखा तो वहां पे बल्ब भी फूज नहीं, लट्टो ही जो बल्ब है उसको उतार के हमने फेंक दिया था। बोला कि यहाँ पे कौन चोर घुसा जिसने लट्टू को उतार के फेंक दिया है। जी बबीता जी, कि पापा जरूर कोई किसी चोर की हरकत है, ये किसी चोर ने किया है। और नहीं तो हमने भी देखा था कि शाम को लाइट तो थी, वो बंद करके सोए थे। अब बताते हैं पापा को तो हंसते हैं कि अच्छा तुमने ही किया था वो काम। तो ऐसे बहुत से इंसिडेंट थे जो हम
करते थे, बचते थे, चोरी करते थे मेहनत से बचने के लिए। जी। अब एक छोटा सा, बहुत छोटा सा मैसेज दे दीजिए, उसके बाद समय की थोड़ी सी कमी है, हम आपसे इजाजत लेंगे। जी जी जी। हाँ जी, हेलो। बबीता जी, एक छोटा सा मैसेज दे दीजिए, फिर हम आपसे इजाजत लेंगे। देखिए, मैं एक मैसेज सबसे ज्यादा मैं एक चीज कहूंगी कि लड़कियों को मैं देना चाहूंगी कि आप कोई भी काम करें, अपना एक लक्ष्य और एक सपना जो आपके अंदर है, जो आप कोई सपना देखते हैं, तो उस सपने को पूरा करने के लिए आप दिन रात मेहनत करें। और लोग क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, उस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान न देकर अपने लक्ष्य पे, अपने सपने के ऊपर ज्यादा ध्यान दें। दिन रात उसी चीज के बारे में सोचे कि आपको वो चीज पानी है। और जो लोग आपको ट्रोल करें या जो भी आपको कुछ बोलें, तो उनके ऊपर ध्यान न देकर उनको अपनी मेहनत से जवाब दें। और किसी भी काम को करते हुए कभी डरे ना, घबराए नहीं। बिल्कुल। क्योंकि माँ बाप को भी मैं कहना चाहूंगी कि अपनी बेटियों को जब वो जन्म लेती हैं, उनको ये ना सिखाएं कि वो बेटियां हैं, कमजोर हैं। और क्योंकि मेरे पिता, हम और मेरी माँ, जब भी हम घर से बाहर जाते थे तो एक चीज कहते थे कि पहले किसी को बोलना मत बेटे और बाद में छोड़ना मत। बिल्कुल, तो माँ बिल्कुल। बाप अपनी लड़कियों को ये चीज जरूर सिखाएं कि पहले किसी को बोलना नहीं है और बाद में छोड़ना नहीं है। तो फिर उससे एक खुद में ये होता है कि मेरे माँ बाप ऐसे कर रहे हैं तो हम कमजोर नहीं हैं, हम स्ट्रॉन्ग हैं। सपोर्ट मिल जाता है, पहले किसी को एक बोलना नहीं, support बाद में किसी को छोड़ना नहीं। ये मैसेज दिया है बबीता जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया बबीता जी आपका, हमारे so साथ much. जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। होप ऑल द बेस्ट बहुत कि आप, धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आप और भी गोल्ड मेडल लेके आएंगी और हमारे देश का नाम रोशन करेंगी। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।